बंगाल में आखिरी चरण के मतदान का प्रचार थमने में 48 घंटे का वक्त रह गया है और 72 घंटे बाद 18वीं विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। लेकिन उससे पहले बंगाल में हिंसा, खून खराबे और बयानों से हमले की तस्वीरें आनी तेज हो गई हैं। एक तरफ चुनावी मंच से बीजेपी के दिग्गज बना ममता बनर्जी आमने सामने हैं, तो वहीं ग्राउंड पर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। बंगाल में चुनाव, शब्द प्रहार, खूनी वार। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे। आखिरी चरण में वर्ल्ड वॉर, बंगाल का रक्त रंजित काल। बंगाल की सियासी बाजी में प्रचार के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और इन 48 घंटों में बंगाल के राजनीतिक मंचों से बयानों का वार पलटवार और जमीन पर हिंसा की मार की तस्वीरें तेजी से सामने आने लगी हैं। सबसे पहले बंगाल के चुनाव का रक्त रंजित चरित्र देखें। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के बीच एक के बाद एक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। दक्षिण 24 परगना के गोसावा में बीजेपी कार्यकर्ता को बुरी तरह पीटा गया। पिटाई का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा। चुनावी महासमर में टीएमसी को बीजेपी की चुनौती, जमीन पर पसीना बहाने वाले दीदी के मददगारों को रास नहीं आ रही है, जिसकी गवाह हैं ये तस्वीरें। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी के झंडे और बैनर फाड़ देने की तस्वीरें सामने आई तो सियासत गर्मा गई। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने इस घटना के बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई और आरोप एक बार फिर टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर ही लगा। और अब आप हावड़ा की तस्वीरों को देखिए। बीती रात तृणमूल कांग्रेस के डिस्प्ले प्रचार के चलते तनाव का माहौल बन गया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस समेत सेंट्रल फोर्स मौके पर पहुंच गई। आरोप है कि डिस्प्ले बोर्ड के जरिए बीजेपी के प्रत्याशी देवदास मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही थी। सुरक्षा बलों के दखल के बाद टीएमसी का डिस्प्ले प्रचार तो रुक गया, लेकिन कई गंभीर सवाल जरूर खड़े हो गए। दूसरी तरफ ममता भी बीजेपी पर जमकर हमला कर रही हैं। आखिरी चरण का पारा इस कदर हाई है कि बीजेपी के शोर शराबे को वजह बताते हुए ममता बनर्जी ने अपना एक प्रचार अभियान बीच में ही छोड़ दिया। सामने चिৎকার করতে যাতে মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন। আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেব। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না। এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए तैयारियां भी देखिए। ये सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियां नहीं हैं, ये चुनाव के दौरान हिंसा फैलाने वालों के लिए संदेश है। बुलेट प्रूफ गाड़ियों से दंगाइयों को सबक सिखाने की तैयारी है। दरअसल चुनाव के इंतजाम में लगी एजेंसियों को आशंका है कि दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा हो सकती है। और इन्हीं आशंकाओं के बाद बंगाल के प्रचार मैदान में कूदे बीजेपी सांसद रवि किशन ने ममता बनर्जी की सरकार को भी आड़े हाथों लिया। दावा किया कि ऐसा लगता है कि वो किसी और देश से आए हैं। क्या नहीं है यहाँ, कला से लेके अध्यात्म का, ज्ञान का संगम और अद्भुत धरती है भाई। इसको कुंठित करके उजाड़ दिया, इसको बंजर बना दिया इस सरकार ने। इससे पता चलता है कि हम किसी और देश में प्रचार करने आए। डेमोक्रेसी है भाई, अपना सबको अधिकार है। वो लोग भी प्रचार करें, हम प्रचार कर रहे हैं। आप अपनी बात रखें, हम अपनी बात रखें। वहीं ममता बनर्जी के पास बीजेपी के हर सवाल का जवाब है। दीदी का दावा है कि 4 मई को बीजेपी का सारा भ्रम दूर हो जाएगा। 4 तारीख में रिजल्ट निकालेगा तो देखेंगे। इलेक्शन में जनता का वोट ही सबसे बड़ा जवाब होता है, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आने के बाद बड़ा सवाल यही है कि बंगाल का सियासी संग्राम किस हद तक जा रहा है। क्या जीत के लिए हर मर्यादा तार तार होगी, या फिर ममता बनर्जी को आभास हो चला है कि बंगाल की जनता ने उनकी विदाई की स्क्रिप्ट लिख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रत्याशियों का प्रचार भी तेज हो चुका है और एक ऐसे ही प्रचार अभियान के साथ एक स्पेशल सीट को कवर करने आज जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंची रानाघाट उत्तर पूर्व। पश्चिम बंगाल का यह इलाका घुसपैठ के लिए बदनाम है और घुसपैठ का यही मुद्दा इस बार का चुनावी मुद्दा भी है। आइए आपको भी बताते हैं कैसा है रानाघाट सीट पर चुनावी माहौल। देखिए प्रमोद शर्मा के साथ चुनावी दूरबीन में। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन चल रहा है और मैं इस वक्त मौजूद हूं बॉर्डर पर। हिंदुस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पर हूं और यहीं की रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा से आपको आज चुनावी दूरबीन दिखाऊंगा। यहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है घुसपैठ का।
और इसी मुद्दे को लेकर चुनावी बिसात में आर पार की ठनी है। तो चलिए जी न्यूज की दूरबीन से दिखाते हैं हम रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा से सियासी माजरा। चलें दादा, चलिए आगे गाड़ी भैया, चलते हैं आगे। पश्चिम बंगाल की बॉर्डर वाली विधानसभा सीट राना उत्तर पूर्व पर इस वक्त मैं पहुंच गया हूं। यहां पर टक्कर का मुकाबला है और दूरबीन की नजर से दोनों कैंडिडेट मैदान में नजर आ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी के कैंडिडेट असीम विश्वास। सर, जी न्यूज की दूरबीन पर आपका स्वागत है। स्वागत है, नमस्कार। जी न्यूज का तैयार हैं दूरबीन के लिए? दूरबीन के लिए ये स्टेट के लिए जो सीएम था, ये सीएम तो घुसपैठिया का मदद कर रहा। सीएम का अगला जो इलेक्शन आ रहा है, ये ममता बनर्जी जी घुसपैठिया का मदद कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? ममता बनर्जी घुसपैठिया रोहिंग्या का मदद कर रहा है। दूरबीन में देख सकता है, पकड़िए इसको, पूरा का पूरा देख सकता है। ये इलेक्शन के लिए भाजपा आ रहा है। हाँ। वेस्ट बंगाल में भाजपा आ रहा है। ममता यहाँ पर निकल जा रहे, सारे के सारे आदमी जय श्री राम तारा लगाता है। घुसपैठियों को कौन लेकर आ रहा है? घुसपैठिया कम से कम 75 लाख घुसपैठिया अभी तक घोटा लिस्ट ममता बनर्जी लेके आया। अरे बीएसएफ तो खड़ी है, फिर क्यों आ रहा है? यहाँ पे फेंसिंग नहीं, जमीन नहीं दे सकता है। सरकार किसकी बन रही है? भाजपा बनेगी तो तार फेंसिंग कराएंगे एकदम, 1 महीना बाद में फेंसिंग हो जाएगा। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा, बर्नली डे से कितना बड़ा मुकाबला है आपके लिए? कोई बर्नली डे हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। पक्का? पक्का। अच्छा ये बताइए, ये घुसपैठी भी है कि मुद्दा नहीं है? ये घुसपैठिया का तो मुद्दा तो है। अरे झूठ तो नहीं बोल रहे? हम झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ, इसमें देख रहे हो, बांग्लादेश में आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है। ठीक है, देख रहे हो। वही कर रहे हो दादा। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या क्या है? आपको क्या समस्या? इधर का जो समस्या है, इधर का जो समस्या है, कुछ नौकरी नहीं है इधर में, कल कारखाना नहीं है। जो इधर सबसे बड़ा दिक्कत है महिला का है। जो महिला आदमी है उसका सबसे बड़ा दिक्कत है, वो रात में बाहर नहीं जा सकता है। इधर से उसका महिला धर्षण होता है। ऐसा ही है। ये महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है दादा। हाँ, गर्मी तो बहुत है। तो ऐसे में अपने आप को ताजगी से भरपूर और कूल रखने के लिए पीजिए रियल एक्टिव कोकोनट वाटर, जो है ताजगी भरी हाइड्रेशन के साथ शुगर फ्री। आप यूथ हैं, क्या ममता बनर्जी ने, वो कहती है मैंने युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता दे रही हूँ, उससे काम चल रहा है क्या आपका? नहीं बेरोजगारी हम नीचे कहाँ ला रहे हो? देखते जाइए। हम हाँ, ममता बनर्जी का कोई विकास नहीं देख रहा है पश्चिम बंगाल में। रोजगार मिल रहा है? कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा सीट पर टीएमसी की कैंडिडेट बर्नली डे राय पैदल चल रही है, पाँव चल रही है, एक लोगों से मुलाकात कर रही है और दूरबीन की नज़र से इस बॉर्डर वाले एरिया में उन्हें कितना डेवलपमेंट नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो हम बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका जी न्यूज की दूरबीन पर। नमस्कार। कितना पैदल चलती हैं, थकती नहीं है क्या? नहीं थकते, क्योंकि हम तो क्या बोलूं, अब थकना तो वो लोग हैं जो डरते हैं। हम लोग नहीं डरती? नहीं डरते। आप लोगों को डर लगता है? अरे महिलाएं तो करिए, हम कोई नहीं डरते। चलिए दूरबीन पकड़ लीजिए और मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बॉर्डर से आपको घुसपैठ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? हमको तो इतना दिख रहा है, वो दीदी 99 में बैठ गया। और बीजेपी कह रही है फेंसिंग बॉर्डर पे नहीं लगी तो बहुत घुसपैठी आ गए। बीजेपी तो बहुत कुछ कह रही है। आप देखिए ना, आपको दूरबीन से दिख जाएगा घुसपैठी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना सब आ गया, प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री, एवरी स्टेट का चीफ मिनिस्टर, हाँ। सब लोग आ गया। यही दिख रहा है, देखिए। घुसपैठी? ओ, ममता दीदी दिख रहा है। और सुबेंदु 4 तारीख के बाद कहाँ दिख? ओ तो सेट कर लीजिए ना दूरबीन, सेट करिए। ओ सुबेंदु का 4 तारीख के बाद कहाँ दिख रहा है? हाय, हम तो कोई माने बंगाल में नहीं दिख रहा है, वो दिल्ली में दिख रहा है। गायब हो गया। दिल्ली का लड्डू खाने के लिए वो चल गया। लड्डू भैया, लड्डू की बात आ गई है। आपको कितना बड़ा मुकाबला है इस बार असीम विश्वास से? मुकाबला है कि नहीं है? टक्कर कितनी बड़ी टक्कर है? देखिए, हम लोग
बंगाल में है तो टक्कर तो हम ऑल टाइम चलाता है, टक्कर से नहीं डरता, टक्कर से कौन डरता है। हम जीतेंगे और 4 तारीख सबुज अबीर खेला होंगे, जीतेंगे। दीदी नवान्ने बैठेंगे। शुभेंदु इतना ये नाम कोई नहीं सुन सकता। तो ममता समर्थक लग रही है? यस है ना? पक्का कट्टर वाले हैं। अच्छा, दूरबीन में मुझे देखिए, इसको देखिए, मुझे नहीं देखना, यहाँ के विकास को देखिए। महिलाएं कितनी सुरक्षित दिख रही हैं? बहुत सुरक्षित है। ममता दीदी के आने से हम सब महिलाएं बहुत सुरक्षित है। वो आरजी कर याद है? वो तो है, लेकिन हम सब सुरक्षित है। एकदम सेफ है। दीदी हमारे साथ है, हम सब महिला के साथ है। दीदी महिला मतलब ममता? ममता पक्का। आज के लिए जो रानाघाट उत्तर पूर्व विधानसभा सीट है उससे मैं ले रहा हूँ विदा, क्योंकि आज दूरबीन में दिखाऊंगा बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी और दिखाऊंगा चुनावी दूरबीन। बंगाल इलेक्शन मतलब चुनावी दूरबीन। और अब खबर अमेरिका से, जहां राष्ट्रपति ट्रंप पर एक बार फिर से जानलेवा हमला हुआ है। ये तीसरी बार है जब डोनाल्ड ट्रंप को निशाना बनाया गया है। हालांकि एक बार फिर ट्रंप बच गए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं ट्रंप को टारगेट करने की कोशिश आखिर कब की गई थी, इसे भी आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मार्च 2016 आपको बताते हैं। ये देखिए, मार्च 2016 जगह लास वेगास। राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान एक शख्स मंच के पास पहुंचा। हमलावर ने सुरक्षा अधिकारी से हथियार छीनने की वहां पर कोशिश की और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पर टारगेट भी करने की कोशिश की। इसके बाद आपको बताएं कि जुलाई 2024 जगह पेंसिल्वेनिया चुनावी रैली के बीच एक बिल्डिंग से ट्रंप पर फायरिंग हुई और इतना ही नहीं, हमलावर की गोली ट्रंप के दाहिने कान को छूकर उस वक्त निकल गई थी और उसके बाद बवाल मचा था। और आज तीसरी बार अप्रैल 2026 में जगह वॉशिंगटन हिल्टन होटल में डिनर पार्टी के दौरान हमलावर घुस गया, पार्टी में कई राउंड फायरिंग की, डोनाल्ड ट्रंप की जान इसमें बच गई। और इस पार्टी में तो आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ मेलेनिया और साथी जेडी वांस भी वहां पर मौजूद थे और सभी के सभी फिलहाल सुरक्षित हैं। मगर इस हमले के बाद अमेरिका में कई सवाल खड़े हुए हैं। ये सवाल सुपर पावर कंट्री के सिक्योरिटी सिस्टम से लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर बार बार होने वाले हमले की वजह से जुड़ा है। इन तमाम सवालों पर देखिए हमारी खास वीडियो। तारीख 26 अप्रैल, वक्त अमेरिका में रात के करीब 8:36। लोकेशन वॉशिंगटन का हिल्टन होटल। टारगेट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। यह हैरान और परेशान करने वाली वारदात एक ऐसे इवेंट में हुई जहां पावर, पॉलिटिक्स और मीडिया का सबसे बड़ा जमावड़ा था। जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ मौजूद थे, वहां एक शख्स कई हथियार लेकर घुस जाता है और ताबड़तोड़ फायरिंग कर देता है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के सबसे लग्जरी होटल में हुई इस गोलीबारी के निशाने पर ट्रंप थे, मगर वो एक बार फिर हमलावर का निशाना बनने से बच गए। एक बार फिर बंदूक से निकली गोली उनके जिस्म को भेद नहीं सकी। मगर ट्रंप पर हुए इस ताजा हमले ने अमेरिका के सुपर पावर वाली साख पर सवाल जरूर खड़े कर दिए। उन सवालों का जिक्र करने से पहले आपको पूरा घटनाक्रम समझा देते हैं। हिल्टन होटल में सालाना व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर चल रहा था। तभी बॉलरूम के बाहर अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। एक के बाद एक करीब 5 से 7 राउंड फायरिंग हुई, जिससे पूरा माहौल खौफ और चीख पुकार से भर गया। हालांकि फायरिंग होते ही यूएस सीक्रेट सर्विस ने मोर्चा संभाल लिया। भारी हथियारों से लैस एजेंट स्टेज पर पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति को चारों तरफ से घेर लिया गया और फिर उनके साथ साथ सभी वीवीआईपी मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया गया। जानकारी के मुताबिक हमलावर ने बॉलरूम के बाहर से फायरिंग की। सीसीटीवी फुटेज में वो ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हुए भागता नजर आया, जिसे सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने कुछ दूर तक पीछा करने के बाद दबोच लिया और जमीन पर गिरा दिया। ट्रंप ने इसकी तस्वीर भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की। हमलावर की पहचान कोल एलन के रूप में हुई है, जो कैलिफोर्निया का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक वो एक शिक्षक रह चुका है। एलन का डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध का भी दावा है। सुरक्षा एजेंसीज ने उसके घर की भी जांच की, लेकिन फिलहाल अधिकारियों के पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस हमले में कोई और भी शामिल था। अपने ऊपर हमले के बाद ट्रंप ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि हमलावर एक ही था और हमले की वजह की जांच की जा रही है। मगर सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि इतने बड़े इवेंट में एक शख्स हथियारों के साथ कैसे घुस गया।
दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत सुरक्षा चक्र को कैसे भेद गए? आखिर प्रेसिडेंट ट्रंप की सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? क्या ये सिर्फ एक शख्स का हमला था या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर इस हमले की वजह क्या थी? फिलहाल अमेरिकी जांच एजेंसियां इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसकी वजह क्या थी? आखिर कैलिफोर्निया के स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर अपने देश के प्रेसिडेंट का दुश्मन क्यों बन गया? इसकी वजह क्या है, आइए आपको बताते हैं। सवाल यह है कि क्या हमलावर राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से नाराज था? क्या शूटर ईरान पर हमले की वजह से भड़का हुआ था? हमलावर खुद एक टीचर है, तो क्या ईरान में बच्चों की मौत से वो खफा था? साथ ही सवाल यह भी कि क्या ट्रंप प्रशासन या किसी अफसर से उसकी कोई व्यक्तिगत नाराजगी थी? सवाल यह कि क्या ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शनों ने हमलावर को उकसा दिया? इसके अलावा पब्लिसिटी स्टंट के एंगल और मानसिक हालत को लेकर भी जांच की जा रही है ताकि सच्चाई सामने आ सके। और अब जी न्यूज का बड़ा खुलासा। कुछ निजी कंपनियों और उनके प्रमोटर्स ने अपने लालच में जनता को न सिर्फ गुमराह किया बल्कि जनता के पैसों का गलत इस्तेमाल कर अपनी जेब भरी। ऐसी ही कंपनियों में शामिल हैं डालमिया भारत समूह की कंपनियां और उसके प्रमोटर पुनीत डालमिया। इस धांधली में एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म भी उनकी साझेदार थी। सरकार के नियमों को तोड़कर अलग अलग मामलों में करोड़ों रुपए से ज्यादा की धांधली को अंजाम दिया गया। देखिए हमारी ये खास इन्वेस्टिगेशन वाली रिपोर्ट। इस घोटाले के 4 किरदार हैं। किरदार नंबर 1, अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी AFSPL। किरदार नंबर 2, डालमिया भारत ग्रुप। किरदार नंबर 3, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड। किरदार नंबर 4, पुनीत डालमिया MD DBG। जब कंपनियां सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन जानबूझकर करती हैं तो उनका एक ही मकसद होता है, मोटा मुनाफा बनाना। सबसे पहले बात अलाइड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक स्टॉक ब्रोकिंग फर्म है। उस पर आरोप है कि उसने ग्राहकों को 2.5% हर महीने रिटर्न देने का वादा करने वाली स्कीम चलाई। ये सेबी के नियमों का खुला उल्लंघन है। सेबी का नियम कहता है कि ब्रोकर गारंटीड रिटर्न का वादा नहीं कर सकते। फिर भी AFSPL ने अपने क्लाइंट्स को 2.5% प्रतिमाह यानी सालाना 30% गारंटीड रिटर्न देने का वादा किया। अब बारी आती है इस धांधली में शामिल वो कंपनियां जो डालमिया भारत समूह की हैं। डालमिया भारत लिमिटेड, डालमिया सीमेंट भारत लिमिटेड, डालमिया OCL इंडिया लिमिटेड। इन 3 कंपनियों ने 3 साल के अंदर म्यूचुअल फंड में 350 करोड़ रुपए का निवेश किया। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की रिपोर्ट कहती है कि इन म्यूचुअल फंड्स को फ्रॉड करके गिरवी रखा गया। जांच के मुताबिक ये यूनिट्स AFSPL के क्लाइंट अकाउंट में डाला गया और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मार्जिन के रूप में इस्तेमाल किया गया। डालमिया भारत ग्रुप ने EOW को लिखित शिकायत दी थी कि DBG ग्रुप के डीमैट अकाउंट में AFSPL ने गड़बड़ी की थी। आरोप लगाया था कि AFSPL ने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में गड़बड़ी की, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में गड़बड़ी की, फर्जी सिग्नेचर किए और यहाँ तक कि फर्जी होल्डिंग स्टेटमेंट भेजे। SFIO को जांच के दौरान बेहद चौंकाने वाली चीज मिली कि AFSPL ने डालमिया भारत के 12 में से उन्हीं 3 डीमैट अकाउंट में धांधली की जिसमें DBG समूह के म्यूचुअल फंड थे। बाकी 9 डीमैट में कोई हेराफेरी नहीं हुई। तो मोडस ऑपरेंडी तो यही होता है कि हम जो मुख्य जो बेनिफिशियरी है, लाभकर्ता है, जो कि यहाँ पे डालमिया ग्रुप के प्रोमोटर्स लोगों की बात हो रही है, वो लोग अपने आप को वैसे पीछे रखते हैं। सामने मुखौटा के तौर पे कंपनी या अनरिलेटेड पार्टी दिखाते हैं। वो अनरिलेटेड पार्टी वो उनके विश्वास पात्र होते हैं जो उनके कहे अनुसार ही काम करते हैं। डालमिया ग्रुप के म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रख के क्वाइंट्राई और विनिमय नाम की 2 कंपनियों को 40 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट पहुंचाया गया। दोनों कंपनियां DBG ग्रुप के MD पुनीत डालमिया द्वारा प्रमोटेड और पूरी तरह नियंत्रित थी। SFIO रिपोर्ट में साफ लिखा है कि पुनीत डालमिया ने इन कंपनियों को फंडिंग दी, CEO नियुक्त किए, फाइनेंस ऑपरेशंस भी डालमिया भारत ग्रुप की टीम ही संभाल रही थी।
इतना ही नहीं, SFIO की जांच में डालमिया भारत ग्रुप पर एक और फ्रॉड का खुलासा हुआ है। DBL के शेयर प्राइस में हेराफेरी की गई। ऐसा इसलिए किया गया ताकि मार्केट से पैसा लेकर सहयोगी कंपनी KKR को कंपनी एग्जिट दिया। इसकी जांच भी सेबी कर रही है। तो लाखों निवेशक जिन्होंने डालमिया भारत में या डालमिया सीमेंट में या उनके एसोसिएट कंपनियों में कभी पैसे लगाए हों, उनकी वैल्यू डेफिनेटली गिरी होगी और फ्यूचर में भी वो ऐसे कॉर्पोरेट घरानों में इन्वेस्ट करने से पहले, निवेश करने से बहुत बार सोचें। इतना ही नहीं, भारत डालमिया ग्रुप के खिलाफ SFIO को जांच में एक और फर्जीवाड़ा मिला। डालमिया ग्रुप की ही कंपनी OCL इंडिया के शेयर खरीदने के नाम पर प्रमोटर्स को 1021 करोड़ का पेमेंट गैर कानूनी तरीके से किया गया। डालमिया ग्रुप ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की धज्जियां उड़ाई। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने कॉर्पोरेट मंत्रालय को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। अब सवाल यह है कि सेबी, ईडी और कॉर्पोरेट मंत्रालय डालमिया भारत ग्रुप और उसके प्रमोटर पुनीत डालमिया और ब्रोकर फर्म AFSPL के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? परिवेश वात्सेन, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, जी मीडिया।